हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और एक राजनेता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उन्हें किन चीजों से डील करना होता है ये जानेंगे। चलिए हम इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं और ये आपको समझने के लिए काफी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश एक हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में किसी अनएजुकेटेड पॉलिटिकल पर्सन ने इलेक्शन, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो अनएजुकेटेड पॉलिटिकल पर्सन ऑपरेशन थिएटर में क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं। बस इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप सारे पॉलिटिकल पर्सन को जान पाएंगे और उनके कामों को जानेंगे और जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उन्हें कैसे काम करने होते हैं। एक राजनेता ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन में तो पार्ट नहीं लेंगे, बट नंबर ऑफ डॉक्टर इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर देयर पॉलिसी। वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कर सकते हैं, टूल्स और इक्विपमेंट जो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को हायर करना जिससे पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड हो और रिस्क मिनिमाइज हो सके। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक अनएजुकेटेड पॉलिटिकल पर्सन ये सारे कामों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जी हाँ दोस्तों, एक अनएजुकेटेड राजनेता ये कामों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और वही है हमारे स्टूडेंट को हाउ टू डेवलप हॉस्पिटल पर ऐसे लिखना हो तो इससे कई बेहतर पॉइंट वो अपने ऐसे में मेंशन कर देंगे। और किसी भी राजनेता में ये 3 क्वालिटीज होना चाहिए: साउंड माइंड, केपेबल टू अंडरस्टैंड, रैशनल डिसीजन मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, और वही अगर हमारे राजनेता पढ़े लिखे हो तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, चलिए जानते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है जब तक एक्चुअल डिमांड के बारे में ना जानकारी हो तो कितना भी एफर्ट लगाना और कितना भी हार्ड वर्किंग वो यूजलेस है। और अगर वही हमारे राजनेता को इकोनॉमिक की अच्छी जानकारी होगी तो वो पहले डिमांड एनालाइज पे जाएंगे कि किन चीजों को पहले चेंज करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और आप नंबर ऑफ एम्बुलेंस को बढ़ा रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, इसका कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। अब चलिए दोस्तों, अब हम इनके डिसीजन को जानते हैं। हम डिसीजन में सारे की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे विटल रोल प्ले करते हैं, आप उसे बैकबोन ऑफ पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं, अब उनकी बात करें। किसी भी राजनेता के पास ये 2 ऑप्शन होते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। आप ये 2 ग्रेट पॉलिटिकल पर्सन्स को तो जानते ही होंगे, ये हमारे नेहरू जी और ये हमारे गांधी जी। इनके रास्ते क्यों अलग हुए? बस यही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के कारण। जी हाँ दोस्तों, बस इसी कारण इनके रास्ते अलग हुए। आजादी से पहले इन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाई थी, लेकिन आजादी के बाद इनके रास्ते क्यों अलग हुए? इफ यू ऑल आर इंटरेस्टिंग ऑन दिस टॉपिक तो हम इस पर डिटेल डिस्कशन वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। चलिए हम पहले शॉर्ट टर्म के कामों को जानते हैं। शॉर्ट टर्म में वो काम होते हैं जो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं और जिसका रिजल्ट आउटकम बहुत जल्दी सामने आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पार्क्स, लाइब्रेरी, प्लेइंग ग्राउंड, स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, वाटर सप्लाई, ये सारी लिस्ट थी जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस किया आपसे। और वही हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये सालों तक वर्किंग प्रोग्रेस में रहते हैं और ये 3 से 15 साल के बीच में ये कंप्लीट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रेलवे स्टेशन बनाना हो या उसका ट्रैक बिछाना हो, इंडस्ट्रीज, डैम, ब्रिज, एयरपोर्ट, हाईवे, ऐसे बहुत से काम है जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आई थिंक अब आपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को जान लिया है। चलिए जानते हैं एक राजनेता एक्चुअल में कैसी पॉलिसीज बनाते हैं और उन्हें कैसे परफॉर्म। पहले नंबर पर आता है रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई। ये 3 वो स्टैंडर्ड काम है जो अक्सर राजनेता अपनी स्पीच में बोलते हैं। और बहुत से राजनेता रोड के नाम पे एस्फल्ट रोड प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम टाइकोन रोड के नाम से भी जानते हैं और लोकल में हम इसे डामर रोड के नाम से जानते हैं। और वही हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर किसी प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिलवा दिया जाता है और नो मैटर कि वो प्राइवेट कंपनी पर यूनिट कितना चार्ज करे, क्यों ना पहला कनेक्शन जनता की वॉलेट से ना करे। और दोस्तों, यही स्टैंडर्ड काम की फोटो आपको नेक्स्ट डे बिलबोर्ड पे देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, राजनेताओं को बिलबोर्ड यूज करना चाहिए? आपने भी इनके बहुत से पोस्टर देखे होंगे। चलिए जानते हैं ये बिलबोर्ड कौन से राजनेता को यूज करना होता है। या वो राजनेता को जो ये 3 स्टैंडर्ड काम करे, या फिर उन राजनेताओं को जो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज को अच्छे से परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम राजनीति के चैप्टर नंबर 4 को जाने तो वो डिटेल डिस्कशन करता है अबाउट एडवर्टाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर राजनेता कोई भी कामों को अच्छे से परफॉर्म कर दे और उसे रिप्रेजेंट ना कर पाए तो वो राजनीति में वो उसे यूजलेस कहा जाता है, क्योंकि अगर राजनेता काम करने के बाद उसे रिप्रेजेंट ना कर पाए तो उसका कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट सामने नहीं आएगा। और इसी कंसेप्ट को लेके राजनेता अपने कामों को रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पोस्टर और बैनर के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, हमारे राजनेता ये सारे काम को अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो वो नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं जहाँ उन्हें यूथ से डील करना होता है। और यही एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूथ को डेवलप कर लो, कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी।
और इस वीडियो के थ्रू आप इसे डीप में समझ पाएंगे। और वही हम हमारे यूथ की करंट सिचुएशन की बात करें तो वो हाईली एडिक्टेड हो रहे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट से। और यही सेम सिचुएशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1887 में फेस किया था, जहाँ उन्हें अपने यूथ को टोबैको एडिक्ट से बाहर निकालना था। और वो ऐसी कई पॉलिसीज बनाए थे जिससे यूथ का ब्रेन डाइवर्ट हो सके। और उसमें सबसे अहम पॉलिसीज थी स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स। और वही हम भारत के स्पोर्ट स्ट्रक्चर को जाने तो हमारे देश के पॉलिटिकल पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं एक अच्छी स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में कई सी स्पोर्ट गेम है और सबको प्ले करने के लिए सिर्फ सोसाइटी ही है। और हमारे राजनेताओं की पॉलिसीज इतनी खराब है, इसी वजह से हमारे 75 to 80% यूथ मोबाइल फोन और टोबैको के एडिक्टेड हो गए। जी हाँ दोस्तों, और मोबाइल फोन के क्यों ना हो, क्योंकि जो हमारे यूथ के आइडियल्स है, जैसे कि कोई क्रिकेटर्स हो गए और फिल्म स्टार हो गए, वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि फोन में ही टीम बना लो और टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करो। और हमारे यूथ को एक अच्छा स्पोर्ट माइंडसेट ना देने की वजह से वो मोबाइल फोन की तरफ अट्रैक्ट हुए। और अगर हमारे पॉलिटिकल पर्सन अभी भी पॉलिसीज को ना चेंज किए तो हमारे यूथ के साथ साथ हमारा देश भी बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपने एक बहुत ही फेमस स्लोगन सुना ही होगा, आवर यूथ इज आवर फ्यूचर। हमारे देश के पॉलिटिकल पर्सन्स को इस पर पॉलिसीज बनाना चाहिए, इस पर मेन फोकस करना चाहिए। और आज हमारे देश के यूथ को एक अच्छे स्पोर्ट फैसिलिटी की जरूरत है, प्लेइंग ग्राउंड की जरूरत है। और अगर हमारे पॉलिटिकल पर्सन हमारे यूथ को एक अच्छा कोच प्रोवाइड करे जो उन्हें ट्रेनिंग दे और ओलंपिक के लिए प्रिपेयर कराए, और हर शहर के टॉप 100 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके उनकी स्किल्स को बूस्ट करना। आपको क्या लगता है ऐसे गलियों में ऐसे टॉप चैलेंजिंग प्लेयर होंगे जो ओलंपिक में टफ कंपटीशन दे सकते हैं? और बहुत से टॉप प्लेयर्स को सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, जो ना मिलने के कारण वो कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। और वही हम यूथ के एजुकेशन के बारे में जाने, मिड स्कूल की बात करें तो इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बढ़ती पॉपुलेशन में नंबर ऑफ स्कूल को बढ़ाना चाहिए, वो स्टेबल भी नहीं, वो डिक्रीज हो रही है। और हमने अपनी शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज में लाइब्रेरी को ऐड किया है। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और यूथ को डेवलप करने की पॉलिसीज को देखकर तो ऐसा लगता है इन्हें सिर्फ स्लोगन के थ्रू ही डेवलप कर देंगे। चलिए अब हमारे देश के हॉस्पिटल्स की बात करें। रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है, और जो है वो हॉस्पिटल्स के हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़े अजीब है, लेकिन उनकी लैक ऑफ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है। जनता प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं जो कि हाईली एक्सपेंसिव होते हैं। और जनता की हेल्थ के लिए किसी पॉलिटिकल पर्सन को हॉस्पिटल प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस करते हुए आपने जरूर देखा होगा दोस्तों। और ये सवाल का जवाब मुझे हर व्यक्ति से चाहिए, हॉस्पिटल हेल्थ का सॉल्यूशन है या हेल्थ खराब होने के बाद का सॉल्यूशन है? अगर यही सेम सवाल को आप अपने दोस्तों से करेंगे कि जनता की हेल्थ के लिए राजनेताओं को क्या करना चाहिए, तो 97% लोग आपको यही बोलेंगे कि अच्छे हॉस्पिटल प्रोवाइड करने चाहिए। चलिए हम हेल्थ के सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए हमें एक अच्छे पार्क की जरूरत है, फिटनेस क्लब, योगा, मेडिटेशन प्लेस, और सबसे बड़ी चीज हमें एक अच्छे मार्केट की जरूरत है जहाँ पे जो हम नेसेसरीज खरीदते हैं वो ऑर्गेनिक हो, वहाँ पे ज्यादा मिक्सिंग ना हो। और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक एयर पॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एयर पॉल्यूशन। आज हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक के कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक, वो एग्रीगेट की बात करता है। इसीलिए आज हम पूरे भारत के एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसके रीजन जानेंगे। हमारे देश के एयर पॉल्यूशन में 90% तक कंट्रीब्यूशन प्राइवेट व्हीकल्स का होता है। जी हाँ दोस्तों, और वही हमारी जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करे तो इनके क्या बेनिफिट्स होंगे, चलिए शॉर्ट्स में जानते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग को लेके वन टाइम में ट्रैवल करते हैं, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेरिजन टू टैक्सी एंड अदर। ने बेनिफिट्स होने के बावजूद जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों यूज नहीं करती, इसके 3 सबसे मेजर रीजन है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सबसे मेन रीजन है लैक ऑफ सप्लाई का, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अवेलेबल ना होना, और टाइम और शेड्यूल का डिस्टर्बेंस। और वही हम तीसरे की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये 3 सबसे मेजर रीजन है जो। और वही हम अगर हमारे डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को जानेंगे तो ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये कोई भी डिसबैलेंस हुआ तो ये मार्केट फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है। जी हाँ दोस्तों, डिमांड के हिसाब से ये बसेस को अवेलेबल ना होना, ये सबसे बड़ा रीजन है मार्केट फेलियर का।
और अभी मैंने डिमांड एंड सप्लाई की बात किया था। चलिए जानते हैं अगर ये दोनों मेंटेन ना हुए तो क्या होगा। ये 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, सेकेंड डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, और वही थर्ड की बात करें तो ये निगेटिव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वही हम अपने भारत की करंट सिचुएशन की बात करें तो ये थर्ड स्टेज पे लाई करता है। ऑन टाइम अवेलेबल ना होने के कारण बिजनेस क्लास हो या मिडिल क्लास हो, वो प्राइवेट व्हीकल्स प्रीफर करते हैं, और जो भी जॉब पर्सन हो या बिजनेसमैन हो जो इसे यूज करते हैं वो फ्रंट डोर से इंटर करते हैं और बैक साइड डोर से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या ये बात को आप रिलेट कर पा रहे? चलिए ये बात को समझते हैं। जब भी आपको किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना हो तो एक मैक्सिमम क्राउड में, जिसमें ओल्ड एज, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, इन सारे के बावजूद आपको फोर्सली इंटर करना होता है। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर्सन को ये बात रिलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज भी भारत में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ की आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख के आपको ये लगेगा, चाहे आप जो भी प्रोफेशन से हो, दिस इज अवर लास्ट ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा क्या हमारे पॉलिटिकल पर्सन ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाए जिससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी काम के कई रास्ते होते हैं और हमारे राजनेताओं को उनमें से कोई ऐसे रास्ते चुनने होते हैं जिससे दूसरे कामों पर निगेटिव इफेक्ट ना पड़ सके। जी हाँ दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है पजल। आप एक साइड का बना लीजिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत गए, आपको सारे को इक्वली बनाना होता है। भारत के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स ने ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा है, और बस इसी पॉलिसीज के कारण वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हमारे भारत में अडानी जी का है। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को लेके कई सवाल उठते हैं, बट किसी महान इंसान ने कहा था एक अहम सवाल वही है जिसका जवाब ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डील विद स्ट्रीट डॉग। आज भी भारत में से कई शहर हैं जहाँ पर ये ओवर पॉपुलेटेड होते हैं। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे राजनेताओं की है? ऑफ कोर्स हाँ दोस्तों, अगर हम राजनेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वन वर्ड में समझेंगे तो इसका सबसे बेस्ट सेंटेंस है सोशल वर्क के लिए एक अच्छे डिसीजन लेना। जी हाँ दोस्तों, दैट्स इनफ। और वही अगर हम मूवीज में देखेंगे तो काफी इम्पॉसिबल चीज बताते हैं जिसे परफॉर्म करना रियल लाइफ में इम्पॉसिबल होता है। और वही अगर आप किसी सर्कल पे या अपने फ्रेंड सर्कल में इस पर बात करोगे तो वो भी आपको ऐसी पॉलिसी जो रियलिस्टिक नहीं होगी। और वही हम हमारे मूवीज की बात करें, आप जो मूवीज में राजनेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं वो काफी अनसर्टेन होती है और रियल लाइफ से वो बिल्कुल भी मैच नहीं है। और मैंने जिन भी कामों की लिस्ट आपको बताई है इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो एक राजनेता ना परफॉर्म कर सके, और ये कोई भी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे कई राजनेता है जो ये सब सारी पॉलिसीज को परफॉर्म करने की पूरी कोशिश, और अगर आपके शहर में भी ऐसे राजनेता है जो ये सारे काम को परफॉर्म करते हैं या फिर उसकी पूरी कोशिश करते हैं तो उन्हें सपोर्ट करिए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। हमारे राजनेताओं की पॉलिसीज की वजह से पिछले 10 सालों में किन चीजों में बदलाव आए हैं और क्या डेवलपमेंट हुई है। क्या आप इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए? तो हमारा नेक्स्ट डिटेल डिस्कशन वीडियो इस पर जरूर आएगा, और इस वीडियो का सोर्स भारत सरकार के द्वारा इश्यू किए गए सेंसस के बेस पर होगा। चलिए हम सेंसस को शॉर्ट्स में जानते हैं, और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। सेंसस जो होता है हर 10 साल में एक बार बनाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे गृह मंत्री के पास होती है जिसे हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसके बेनिफिट जो है दोस्तों वो है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में, इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग करने में, बिजनेसमैन को बिजनेस बनाने में, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट करने में बहुत यूजफुल होती है। और हमारा लास्ट सेंसस जो था वो 2011 में आया था। हम उससे 2021 तक का कंपैरिजन करेंगे और आपके मन में सवाल आएगा कि हमारे 2021 में तो सेंसस आया नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। 2021 में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद सेंसस नहीं आया। बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। आप चैनल को फॉलो करके रखिए कि जब नोटिफिकेशन आए तो आप इसे ओपन करिए। यू ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो, और इनमें से कौन सी वीडियो पहले लाना है ये आप मुझे जरूर